आज हम सर्कुलर मोशन की पूरी थ्योरी फिनिश करने के बाद आज हम सर्कुलर मोशन के डाउट्स डिस्कस करेंगे, डाउट सॉल्व करूंगा। ऑल्दो थ्योरी कराए हुए मुझे काफी समय हो चुका है, आई हैव गिवन यू मोर देन 7 days टू सॉल्व एज मेनी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एज मच यू कैन। एंड डेफिनेटली इस दौरान मुझसे आप लोग काफी सारे अलग से भी आके डाउट्स पूछ रहे थे, और अब आज के दिन मैं आप सभी के डाउट्स एंटरटेन करता हूं। इनफैक्ट मैं सभी को एक दूसरे के डाउट्स बताऊंगा भी कि किसने क्या पूछा है, और आप लोगों को अभी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का भी समय दूंगा। प्रॉब्लम को बड़े ध्यान से सुनिएगा। इट्स नॉट ओनली कि आप सिर्फ अपना ही डाउट को सुने, बल्कि आपको दूसरे बच्चे के द्वारा पूछे गए डाउट्स को भी बड़े ध्यान से सुनना चाहिए और उसको इसी समय अटेम्प्ट करने की कोशिश करना चाहिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए। मैं सबसे पहले मेरा स्टडी पैकेज जो मैंने दिया है वह तो सॉल्व करवाऊंगा ही, वह तो डिस्कस करवाऊंगा ही। इसके अलावा मेरे पास HC वर्मा बुक से भी कुछ डाउट्स आए हैं और मैं उन डाउट्स को भी सॉल्व करूंगा। एंड क्यों ना, क्योंकि HC वर्मा के जो प्रॉब्लम्स होते हैं बड़े अच्छे प्रॉब्लम्स होते हैं और कंसेप्ट क्लियर करने वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं होते हैं मगर फिर भी ट्रिकी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो क्यों ना सबसे पहले हम जो HC वर्मा के जो डाउट्स आए हैं पहले इन्हीं को हम डिस्कस कर लेते हैं। HCV के जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स है, HCV का सर्कुलर मोशन चैप्टर, और इसमें से एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स के यह डाउट्स मुझसे पूछे हैं जिन्हें मैं सॉल्व करूंगा। प्रॉब्लम नंबर 17, प्रॉब्लम नंबर 19, प्रॉब्लम नंबर 25, प्रॉब्लम नंबर 28, प्रॉब्लम नंबर 29 और प्रॉब्लम नंबर 30। यह 6 प्रॉब्लम्स हैं जो मुझसे HCV के पूछे गए हैं। दे आर ऑन पेज नंबर 114, 115, पेज 114 से 116 के बीच में है। इफ यू हैव गॉट दैट बुक तो आप उस बुक में से प्रॉब्लम्स को पढ़ना चालू कर दें, सॉल्व करना चालू कर दें। अदरवाइज इसी समय मैं इन प्रॉब्लम्स को पढ़ के भी बताता हूं और इन प्रॉब्लम को समझाता हूं और फिर आपको कुछ समय दूंगा सॉल्व करने के लिए। देखिए 17th प्रॉब्लम, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग 17th प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम स्टेट्स समथिंग लाइक दिस: अ पर्सन स्टैंड ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस एट इक्वेटर। अ पर्सन स्टैंड्स ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस एट इक्वेटर। अर्थ है और अपनी एक्सिस के अबाउट इस तरह से घूमती है किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, और यह इक्वेटर है। इस इक्वेटर पर एक पर्सन स्प्रिंग बैलेंस के सहारे खड़ा है। यह समझिए कि एक पर्सन इस तरह से स्प्रिंग बैलेंस के सहारे इक्वेटर पर खड़ा है। दिस इज द पर्सन स्टैंडिंग ऑन इक्वेटर, और इसने इस तरह से कुछ खड़ा हुआ। What fraction is the balance reading less than his true weight? उसका जो true weight है उससे स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कितना कम होगी, कितना फ्रैक्शन से कम होगी। By what fraction? The question is, by what fraction the spring balance reading is less than his true weight? If
If the speed of Earth rotation is increased by such an amount that balance reading is half the 2/8, what will be the length of the day? देखिए, मैं प्रॉब्लम को समझाता हूं. अर्थ रोटेट करती है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, और अर्थ के रोटेशन की वजह से किसी भी बॉडी के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लगने लगेगा इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ द अर्थ इटसेल्फ. अर्थ के ही रेस्पेक्ट में किसी भी बॉडी पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. इसकी वजह से जो पर्सन का जो एक्चुअल वेट है 2/8 mg, वो mg दिखने के बजाय थोड़ा कम दिखने लगेगा. 2/8 क्या होता है? ऑल्दो हमने अभी ग्रेविटेशन पढ़ा नहीं है, पर ग्रेविटेशन में हम इस बात को समझेंगे कि जो 2/8 है वह पोल पर रीड होता है. 2/8 इज इन फैक्ट Gmm/r², that is due to gravity. 2/8 is due to gravity, due to gravitational force is Gmm/r². And this is equal to mg. अब होगा क्या? इस पर्सन पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो अर्थ के सेंटर की तरफ Gmm/r² लगेगा, मगर सर्कुलर मोशन की वजह से इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ अर्थ इटसेल्फ इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m⍵²r लगेगा, और ओवरऑल इस पर नॉर्मल रिएक्शन n लगेगा. n is the apparent weight. Apparent weight is n, जो कि हो जाएगा Gmm/r² माइनस m⍵². This is the apparent weight. नॉर्मल रिएक्शन है, वही स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग होगी. दिस वुड बी द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस. रीडिंग ऑफ बैलेंस, यही बैलेंस की रीडिंग होगी. अब उनने पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ बैलेंस and his 2/8 and what is that fraction? वो fraction क्या है? What that asks is by what fraction is the balance reading less than the 2/8? Balance reading in 2/8. minus balance reading would be this Gmm/r² minus normal reaction. This is the 2/8 Gmm/r² minus the apparent weight or the balance reading. This is the difference, and from here I will write that this difference is equal to m⍵²r, or you may say this is mg minus n. This is equal to m⍵²r. This is the difference. फिर उन्होंने पूछा इसका फ्रैक्शन. What is the fraction? जो फ्रैक्शन पूछा है that is mg minus n upon mg.
the difference in the reading upon the true weight. This is the fraction by which balance reading and true weight differ from its actual weight. यह उधर पूछा हुआ है, and this is equal to m omega square r upon mg, or m से m cancelled, omega square r upon g. Now this fraction you can always calculate. कैसे? ओमेगा की वैल्यू हम पहले से लिख देते हैं. The value of omega is 2 pi by टाइम पीरियड. हमें अर्थ के रोटेशन का टाइम पीरियड पता है. अर्थ के रोटेशन का जो टाइम पीरियड 24 आवर्स मींस 24 upon 3600. This is radians per second. ये अर्थ का रोटेशन का टाइम पीरियड है, यही इस पार्टिकल के सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड होगा. द रेडियस ऑफ अर्थ ऑन इक्वेटर इज, वी नो दैट इट्स 6400 किलोमीटर्स. 6400 किलोमीटर्स मीन 6400 into 10 to the power 3 meters. And we know that g is 9.81 meters per second. We know all this data. In order to calculate this fraction, I will substitute this values. इस fraction को calculate करने के लिए मैं इन values को substitute कर देता हूं. 2 pi upon 24 into 3600 whole square. यहां omega square हो गया. r की जगह 6400 into 10 to the power 3 और g की जगह 9.81. This is answer to the first part of the problem. यह जो पहला पार्ट है उसका आंसर हो गया. अब दूसरा पार्ट है, इसी प्रॉब्लम का दूसरा पार्ट है. उन्होंने कहा कि मान लीजिए हमको जो apparent weight है, यदि उसको आधा कर देना है, apparent weight is half of the true weight. In that case, what would have been this angular velocity? What would have been the time period? In that case, what would be the length of the day? यदि हम जो सेकेंड पार्ट है, if the speed of earth rotation is increased, earth rotation की स्पीड बढ़ा दी जाए in such an amount that balance reading is half of the true weight, what would be the length of the day? यदि हम अर्थ के रोटेशन की स्पीड को इस तरह से बढ़ा दें, अर्थ इतनी अधिक तेजी से घूमने लगे कि जो एपरेंट वेट है वो ट्रू वेट का आधा दिखने लगे, तो ऐसी कंडीशन में लेंथ ऑफ डे क्या होगा? वंस अगेन, इस सेकेंड पार्ट का जो सॉल्यूशन है वो जो अभी करा हुआ है उसी से आएगा. हमको सिर्फ यह करना होगा, ट्रू वेट तो mg ही लिखेंगे, बैलेंस रीडिंग हम लिखेंगे mg/2, और उसके लिए इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, ओमेगा की जगह ओमेगा डैश, सम न्यू एंगुलर वेलोसिटी. फिर इसी फ्रैक्शन को अब बस इस टाइम पीरियड में हम वेरिएबल t डैश रखेंगे. कैसे रखेंगे वो मैं बताता हूं. पहले एक और बार इस प्रॉब्लम को समझा दूं. क्या प्रॉब्लम था? अर्थ के रोटेशन की वजह से किसी भी पॉइंट पर पर्सन का ट्रू वेट नहीं दिखता है. उसका जो वेट दिखता है दैट इज अपैरेंट वेट, और ट्रू वेट में और अपैरेंट वेट में एक डिफरेंस होता है. वो उसी डिफरेंस को समझने के लिए बोल रहे हैं और उसी डिफरेंस के फ्रैक्शन को डिटरमाइन करने के लिए बोल रहे हैं. मैं एक और बात फिगर से बताता हूं. भाई अर्थ है, इस तरह से घूम रही है कुछ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से. ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी हम ओमेगा क्यों लिख रहे हैं यह बता दें, क्योंकि अर्थ के लिए ओमेगा बिल्कुल फिक्स होता है. ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी 2 पाई, और या फिर 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड. हमें 2 पाई यह परफेक्टली पता है, और अर्थ के रोटेशन का टाइम पीरियड परफेक्टली पता है 24 आवर्स, जिसको हमने सेकेंड में कन्वर्ट करा. ध्यान रहे प्रॉब्लम करने के लिए आवर्स या मिनट्स अप्रोप्रिएट यूनिट नहीं होते हैं. टाइम को हमेशा सेकेंड्स में कन्वर्ट करके ही प्रॉब्लम को करा जाता है. रेडियस,
रेडियस ऑफ अर्थ, इक्वेटर पर अर्थ का जो रेडियस है, किसी भी बॉडी की जो सर्कुलर मोशन का जो रेडियस होगा, दैट रेडियस वुड बी 6400 kilometers. Now this data is known to us, 6400 kilometers. Once again, ऐसे सिस्टम में प्रॉब्लम को करने के लिए किलोमीटर्स को हमेशा मीटर्स में कन्वर्ट करके ही लिखा जाता है. Now the value of g is known to us. अब किसी भी पार्टिकल का जो वेट होता है, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ. किसी भी पार्टिकल का जो ट्रू वेट होता है, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, एंड दैट इज gmm/r², एंड दैट इज इक्वल टू mg. ऑल्दो अभी तक हमने ग्रेविटेशन पढ़ा नहीं है, पर फिर भी 9th और 10th स्टैंडर्ड की नॉलेज के आधार पर आप ये बात जरूर लिख सकते हो कि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल होता है gmm/r², और वही हम mg के बराबर इक्वेट करते हैं, और वही हम ट्रू वेट कहते हैं. अब एपेरेंट वेट, किसी भी जगह पर जो एपेरेंट वेट होता है, और द रीडिंग ऑफ बैलेंस, जो बैलेंस रीड करता है उसी को हम एपेरेंट वेट कहते हैं. वो बैलेंस में रीडिंग क्यों होगी? अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल रेडियली इनवर्ड, उसके सेंटर की तरफ, gmm/r². मगर यह पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है. ये सर्कुलर मोशन हर जगह पर अलग अलग है. देखिए, इस पॉइंट पर यदि आप देखेंगे तो पार्टिकल की सर्कुलर मोशन इस तरह से है, वहां रेडियस अलग हो गया. इस जगह पर देखेंगे तो पार्टिकल की सर्कुलर मोशन इस तरह से, रेडियस अलग हो गया. और पोल पर देखेंगे तो पोल पर पार्टिकल का सर्कुलर मोशन है ही नहीं. इनफैक्ट हम ग्रेविटेशन चैप्टर में आगे यह बात समझेंगे कि पोल पर ट्रू वेट में और अपेरेंट वेट में कोई डिफरेंस होता ही नहीं है. जो अपेरेंट वेट दिखा है वही पार्टिकल का ट्रू वेट होता है. आपको अपना एग्जैक्ट वेट देखना है तो आपको पोल पर जाना पड़ेगा. अब इक्वेटर पर ट्रू वेट gmm/r² तो अंदर की तरफ, और सर्कुलर मोशन की वजह से इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ अर्थ इटसेल्फ, इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ, क्योंकि हम अर्थ पर ये अपने आप को रेफरेंस फ्रेम बना ले, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में m⍵², और इन दोनों फोर्स की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन n. हम कहेंगे ये जो एपरेंट वेट होता है, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन. यही टेंशन होगा स्प्रिंग. This apparent weight is normal reaction, and this is gmm/r² minus m⍵². gmm/r² minus m⍵². This is the apparent weight. अब this would be the reading of the balance. उन्होंने पूछा है by what fraction there would be difference in true weight and balance reading. So true weight minus balance reading. True weight is gmm/r² minus balance reading is n. gmm/r² minus n, this is equal to m⍵²r, or true weight is mg minus normal reaction, this is m⍵²r. हमसे पूछा है फ्रैक्शन. फ्रैक्शन इज दिस डिफरेंस अपॉन mg, m⍵²r अपॉन mg, और इस तरह से ω²r/g, और फिर हमने यह सारी वैल्यू सब. दूसरे पार्ट में क्या पूछा कि अर्थ मान लीजिए एकदम से तेज हो जाए, अर्थ जितना अधिक तेजी से रोटेट करने लगेगी तो ओमेगा बढ़ने लगेगा. ओमेगा के बढ़ने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ने लगेगा, तो अपेरेंट वेट कम होने लगेगा. उन्हें वह कंडीशन पूछी है जिस कंडीशन पर अपेरेंट वेट ट्रू वेट का आधा हो जाए. द बी पार्ट इज, इन दैट केस what would be the time period? हम कहते हैं true weight mg minus apparent weight mg/2, this is equal to m⍵²r. अब फ्रैक्शन निकालने के लिए mg/2 upon mg is equal to m⍵²r upon mg. So 1/2 is equal to ω'²r/g. यह लिखेंगे, और फिर ओमेगा डैश
की जगह पर अब मैं क्या करूंगा, सपोज द लेंथ ऑफ डे इज t hours. अब जो नया लेंथ ऑफ डे है दैट इज t hours. What is the length of day? The length of day is the time period of rotation of earth. Suppose earth rotate करती है कैपिटल T डैश आर्स में, तो अब मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन इस तरह से करूंगा, हाफ इज इक्वल टू ओमेगा डैश की जगह मैं लिखूंगा 2 पाई अपॉन T इंटू 3600 होल स्क्वायर. उसी तरह सब्स्टिट्यूट करा, फ्रैक्शन की जगह मैंने 1/2 कर दिया, फ्रैक्शन की जगह 1/2 इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 24 आवर्स की बजाय मैंने सम t आवर्स लिख दिया. दिस इज न्यू लेंथ ऑफ डे इंटू 3600 इंटू आगे यहां सारा काम ऐसा कैसे ही 6400 इंटू 10³ अपॉन 9.81. You can always solve for this t. सबसे पहले t स्क्वायर आएगा, दिस 4 पाई स्क्वायर इंटू 6400 इंटू 10³ इंटू 2 अपॉन 3600 होल स्क्वायर इंटू 9.81. You can always solve for t by taking square root of this quantity. Like this, we should solve 17th problem. बड़े ध्यान से प्रॉब्लम के सिचुएशन को समझिए. इसके बाद हम 19th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. Now let's start reading 19th problem. A motorcycle has to move with constant speed on an overbridge which is in the form of a circular arc of radius r and length l. Suppose motorcycle is start at highest point, what can be in its maximum velocity for which contact with road is not broken at highest point? If motorcycle goes with the speed 1/√2 times the maximum found in part 1, where does it lose contact with road? For a maximum uniform speed can it maintain on bridge if it does not lose contact anywhere? देखिए, अब दिस इज इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. मैं पहले प्रॉब्लम को समझाता हूं और फिर उस प्रॉब्लम की लॉजिक को समझाता हूं. देयर इज एन ओवरब्रिज और इस ओवरब्रिज का रेडियस r है और लेंथ l है. There is an overbridge जो कि सर्कुलर आर्क के फॉर्म में है. This is a overbridge. This is in the form of a circular arc. Its radius is r. Radius is r means this. यह रेडियस r है एंड इट्स लेंथ इज l. टोटल लेंथ इसकी l है. A motorcycle has to move with constant speed on the overbridge which is in the form of circular arc of radius r and total length l. इसके ऊपर एक मोटरसाइकिलिस्ट वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है. This is a motorcyclist, you can say. यह constant speed, let us say v. इधर से वो चालू होता है और इधर तक कांस्टेंट स्पीड से वह मूव कर रहा है मोटरसाइकिलिस्ट. Now, suppose motorcyclist start at the highest point. और वह मोटरसाइकिलिस्ट इस पॉइंट से स्टार्ट करता है बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी से. मैं
मोटरसाइकिलिस्ट को एक ब्लॉक के फॉर्म में देखता हूं और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। What can be its maximum velocity for which contact with the road is not broken at highest point? हाईएस्ट पॉइंट पर रोड के साथ में कांटेक्ट नहीं छूटे, इसके लिए मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो? अब देखिए, मैं सबसे पहले इस हाईएस्ट पॉइंट का ही एनालिसिस करवाता हूं। एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट यह सर्कुलर मोशन कर रहा है और सर्कुलर मोशन करते समय स्पीड v है। तो हम कहते हैं एक तो इस पर ग्रेविटेशनल पुल वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा mg का, और दूसरा इन द नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट हिमसेल्फ, इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv²r। अब देखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए m⍵²r भी लिखा जा सकता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए mv²r भी लिखा जा सकता है। कब क्या करना, ये प्रॉब्लम में कंटेक्स्ट, प्रॉब्लम की सिचुएशन, दिए गए डेटा और पूछी गई बातों को देखकर डिसाइड करते हैं। जैसे इसके पहले जो प्रॉब्लम था, अर्थ के रोटेशन पर जब प्रॉब्लम था, तो मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को m⍵²r लिखा था। वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m⍵²r लिखने की यह वजह थी क्योंकि वहां पर ओमेगा लिखना बड़ा आसान था, ओमेगा बताना बड़ा आसान था, मगर इस जगह पर बात ओमेगा के टर्म्स में नहीं करी गई है, इस जगह पर बात स्पीड के टर्म्स में करी गई है। स्पीड ही पूछी है और स्पीड की चर्चा करिए। तो स्पीड की चर्चा करिए तो अब एंगुलर वेलोसिटी टर्म इंट्रोड्यूस करने के बजाय अब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा स्पीड टर्म को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इस तरह से हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²r लिखा और इसके साथ में एक नॉर्मल रिएक्शन n होगा। अब हम कहते हैं दिस नॉर्मल रिएक्शन n would be equal to mg minus mv²r। अब ये तो जनरलाइज्ड इक्वेशन है। अब जो हमने कहा what can be maximum velocity for which contact with the road is not broken, वह मैक्सिमम वेलोसिटी बताइए जिससे कि रोड के साथ में कांटेक्ट कभी भी नहीं छूटे। तो मैं इधर कंडीशन लिखता हूं, यदि आप चाहते हो कि कांटेक्ट कभी नहीं छूटे, फॉर विदाउट लूजिंग कॉन्टैक्ट विथ रोड, यदि आप रोड के साथ कांटेक्ट कभी भी नहीं लूज करना चाहते हो, तो इसके लिए जो हम कंडीशन कहेंगे दैट नॉर्मल रिएक्शन मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0। यदि नॉर्मल रिएक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा इस पॉइंट पर, तो रोड के साथ कांटेक्ट नहीं छूटेगा क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन रोड से ही मिल रहा है। यदि उसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू है तो रोड के साथ में कांटेक्ट होना ही चाहिए। यदि यह नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 0 हो गई, मतलब रोड से कोई फोर्स नहीं मिल रहा है, तो रोड से कोई फोर्स इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि रोड के साथ में संपर्क छूट गया। हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन की यदि फाइनाइट वैल्यू है, इसका मतलब बाइक रोड के साथ कांटेक्ट में है। दिस इज द कंडीशन फॉर नो लूजिंग ऑफ कांटेक्ट विद द रोड। अब नॉर्मल रिएक्शन की जगह यहां रख दूं मैं mg माइनस mv²r, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और mg मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू
v स्क्वायर बाय r, और m से m कर गया, v must be less than equal to under root gr, means velocity must be less than equal to this, means maximum velocity value should be under root gr. इससे ज्यादा वेलोसिटी हुई तो उसका इस जगह पर what can be maximum velocity for which the contact with the road is not broken. This is the maximum velocity at which contact with road would never break. इससे ज्यादा वेलोसिटी होने पर रोड के साथ कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा, इससे ज्यादा वेलोसिटी होने पर रोड के साथ कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा, इससे कम वेलोसिटी होने पर रोड के साथ कांटेक्ट कभी ब्रेक नहीं होगा. If velocity is less than root this gr, contact with road would never break. इसका सेकेंड पार्ट, if motorcyclists go at the speed of 1 by root 2 times the maximum found in part A. यह तो हमारा A पार्ट हुआ. अब B पार्ट में वो लोग क्या कहते हैं, यदि उसकी वेलोसिटी इस मैक्सिमम वेलोसिटी से 1 बाय रूट 2 टाइम्स है, यदि उसकी वेलोसिटी रूट जी आर बाय रूट 2 है, यदि वह इस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, वेयर विल इट लूज द कॉन्टैक्ट विद द रोड. यदि उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम से कम है, कितना कम है, अंडर रूट जी आर बाय 2, दिस इज द वेलोसिटी, और इस कांस्टेंट वेलोसिटी से वह ट्रेवल कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से वह इस रोड पर ट्रेवल कर रहा है, ऐसी कंडीशन में वह रोड के किस पॉइंट पर कांटेक्ट लूज करेगा. हम कहते हैं लेट्स एनालाइज कि यदि खास बात उसकी वेलोसिटी यह मैक्सिमम रहती है तो हाईएस्ट पॉइंट पर भले कांटेक्ट लूज नहीं करे मगर आगे किसी पॉइंट पर लूज कर जाएगा. यदि उसकी वेलोसिटी इस मैक्सिमम से कम भी है तब भी वो आगे किसी एक पॉइंट पर कांटेक्ट लूज करेगा. कैसे लूज करेगा इस बात को समझेंगे. मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं और इसी जगह पर स्क्रिबल करने के बजाय मैं एक नया फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूं, ज्यादा बेहतर होगा. यह रोड है, इस जगह पर मोटरसाइकिलिस्ट इस जगह पर आ गया. और अब यह रोड के साथ जो इसकी पोजीशन है, इसकी पोजीशन को समझने के लिए हम इस तरह से सेंटर को ज्वाइन करते हुए एक रेडियस बनाए और इस एंगल को हम थीटा कहते हैं. मतलब वह वर्टिकल से थीटा एंगल की पोजीशन पर है. इन दिस मैनर वी हैड डिस्क्राइब्ड द पोजीशन ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट एट एनी इंस्टेंट. अब यह मोटरसाइकिलिस्ट V0 स्पीड के साथ चल रहा है. V0 स्पीड के साथ चलते हुए इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड इस तरह से लगेगा. m V0 स्क्वायर बाय r. और mg force vertically downward, mg force vertically downward. इस mg फोर्स को हम
रिजॉल्व कर देते हैं, इस mg फोर्स को हम रिजॉल्व कर देते हैं एक कंपोनेंट रेडियल और एक कंपोनेंट टेंजेंशियल। यह एंगल थीटा है तो यह एंगल थीटा होगा और यह कंपोनेंट होगा mg cos थीटा और यह कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। देखिए प्रॉब्लम डिस्कशन करा रहा हूं, बहुत ज्यादा रिजोल्यूशन में सब चीज नहीं समझाऊंगा। आई होप ये सारी चीज आपको अच्छी तरह से आती। अब इसके साथ में एक नॉर्मल रिएक्शन भी अवश्य होगा जो रोड से मिलेगा। हम इस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। अब इस सिचुएशन में जब मैं इक्वेशन बनाऊंगा, मुझे खास मतलब है नॉर्मल रिएक्शन की इक्वेशन से, क्योंकि रोड के साथ कांटेक्ट रहना छूटना ये इस बात पर निर्भर करता है कि नॉर्मल रिएक्शन क्या है, किस तरह से। तो नॉर्मल रिएक्शन की इक्वेशन में बनाऊंगा। नॉर्मल रिएक्शन इन दिस केस वुड बी mg cos थीटा माइनस mv0 स्क्वायर बाय r। हम कहते हैं, इस जगह पर उन्होंने पूछा वेयर इट वुड लूज द कॉन्टैक्ट, वेयर इट वुड लूज द कॉन्टैक्ट, ये सवाल पूछा। तो मैं कहता हूं इसका जवाब लिखने के लिए, इट वुड लूज कॉन्टैक्ट इफ नॉर्मल रिएक्शन बिकम्स जीरो। इट लूजेस द contact if normal reaction becomes zero. This is the condition of losing the contact. रोड के साथ में यदि उसको मिलने वाला नॉर्मल रिएक्शन वह जीरो हो जाए तो वह रोड के साथ में कांटेक्ट को छोड़ देगा। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट स्पीड से वो रोड पर ट्रेवल कर रहा है। मैं नॉर्मल रिएक्शन को इधर अब जीरो कर देता हूं। जीरो इज इक्वल टू mg cos थीटा माइनस mv0 स्क्वायर बाय r, एंड फ्रॉम हियर cos थीटा इज v0 स्क्वायर बाय gr। अब मैं वैल्यू रख देता हूं। v0 स्क्वायर की वैल्यू है gr/2 और अपॉन gr। gr से gr कर गया। cos थीटा इज 1/2 और थीटा इज 60 डिग्री। मतलब कि जब वह वर्टिकल से 60 डिग्री पर होएगा तो इस वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करने के बाद भी, जो कि मैक्सिमम से कम है, वह रोड के साथ कांटेक्ट छोड़ेगा। और रोड के साथ कांटेक्ट वह तब छोड़ेगा जब वर्टिकल के साथ उसका 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब इसी में उन्होंने आगे एक और बात पूछिए, व्हाट इज मैक्सिमम यूनिफॉर्म स्पीड दैट इट मेंटेन ऑन द ब्रिज इफ इट डज नॉट लूज कांटेक्ट एनीवेयर ऑन द ब्रिज। यदि वह चाहता है कि ब्रिज के किसी भी पॉइंट पर कांटेक्ट नहीं छूटे तो उसे मैक्सिमम क्या वेलोसिटी रखनी चाहिए। यदि वह मोटरसाइकिलिस्ट चाहता है कि ब्रिज पर चलते समय किसी भी तरह से कहीं पर भी सड़क के साथ कांटेक्ट नहीं छूटे, सड़क के साथ में उसका संपर्क हमेशा बना रहे, तो उसको क्या मैक्सिमम वेलोसिटी रखनी चाहिए। अब देखिए, हम कहते हैं हाईएस्ट पॉइंट पर कांटेक्ट ब्रेक नहीं हो, उसके लिए यह मैक्सिमम वेलोसिटी। मगर इस वेलोसिटी के साथ चलता है तो हाईएस्ट पॉइंट पर भले ही ब्रेक नहीं हुआ मगर आगे कहीं हो जाएगा।
इस वेलोसिटी से कम वेलोसिटी हुई तब भी इस पॉइंट पर कांटेक्ट ब्रेक होता है। मतलब कांटेक्ट ब्रेक होने की जो चांसेस है वो हाईएस्ट पॉइंट पर नहीं है। मैक्सिमम चांसेस कांटेक्ट ब्रेक होने के हैं तो वह इस हाईएस्ट पॉइंट के कहीं आगे। और हम कहते हैं इस पॉइंट पर जो ब्रिज का एंडिंग है, इस पॉइंट पर कांटेक्ट ब्रेक सबसे पहले होगा। और यदि इस पॉइंट पर कांटेक्ट ब्रेक नहीं हुआ तो फिर ब्रिज के किसी भी हिस्से में कांटेक्ट ब्रेक नहीं होगा। इफ ही कुड make his contact at this point, if he ensure the contact at this point, then definitely at any point on the bridge the contact would remain. यह जो एंडिंग पॉइंट है, इस एंडिंग पॉइंट पर ब्रिज के सबसे एंड पर कांटेक्ट यदि बना रहा तो ब्रिज के हर एक पॉइंट पर कांटेक्ट बना रहेगा। देखिए, सबसे पहले इस पॉइंट को समझने के लिए मैं इसका एंगल डिफाइन कर दूं। टोटल ब्रिज जो एंगल सबटेंड कर रहा है, लेट अस से दैट इज अल्फा एंगल, एंड दैट अल्फा एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस। टोटल ब्रिज जो एंगल सबटेंड कर रहा है दैट इज अल्फा एंगल एंड दैट इज आर्क अपॉन रेडियस। द लेंथ ऑफ आर्क इज एल एंड द रेडियस इज आर। यह जो एंगल होगा हाफ एंगल होगा, दिस वुड बी अल्फा बाय 2। अब इस जगह पर भी उसकी कुछ वेलोसिटी मैं कह देता हूं जो मुझे डिटरमाइन करनी है। मैं v से डिनोट नहीं कर सकता क्योंकि v मैंने ऑलरेडी नोटेशन ले लिया है, वो एक वेरिएबल के रूप में ले रहा हूं। और v मैक्स भी मैं लिख चुका हूं। लेट अस से u मैक्स, u ले लेता हूं। v नॉट भी मैं ले चुका हूं। इस जगह पर u मैक्स, तीसरे पार्ट के लिए मैं जो वेलोसिटी ले रहा हूं u max, और u ही लिखता हूं भी तो इफ u इज वेलोसिटी कंडीशन पर u max लिख दूंगा मैं। अब u वेलोसिटी से वहां इस सर्कुलर ब्रिज पर मूव कर रहा है, एंडिंग पर भी u वेलोसिटी है, तो इस जगह पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। सबसे पहले वहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखा दो इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ Biker himself, mu square by r. This is the centrifugal force. इसके अलावा उस पर फोर्स लगेगा mg, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा इस तरह से। और हम कहते हैं इस जगह पर mg cos अल्फा बाय 2, इस जगह पर mg sin अल्फा बाय 2 और एक नॉर्मल रिएक्शन n। मैं अब इक्वेशन लिखूंगा n is equal to mg cos alpha by 2, n is equal to
mg cos अल्फा बाय 2 माइनस mu स्क्वायर बाय r। उसी तरह से इक्वेशन लिखी मैंने जैसे पहले लिखता चला आया था। एंड फॉर नॉट लूजिंग द कॉन्टैक्ट वंस अगेन यही कंडीशन लगाऊंगा। फॉर नो लूज ऑफ कॉन्टैक्ट n should be greater than equal to 0. So this thing must be greater than equal to 0. Or I'll say u square must be less than equal to gr cos alpha by 2. Or finally I'll write u must be less than equal to under root of gr और अल्फा की जगह पर लिख देता हूं cos of l by 2r. This is the final answer of the third part. And this is the complete 19th problem. This is the C part of the 19th problem. बड़े ध्यान से एक एक पॉइंट को एनालाइज करना है। ध्यान से समझिए, देखिए। इसके बाद मैं